भूगोल का चैप्टर 2, भूमि और मृदा संसाधन। तो उससे पहले संसाधन के बारे में जानने से पहले, संसाधन के बारे में तो पहले पढ़ चुके हो कि संसाधन किसे कहते हैं। तो ये भूमि और मृदा के बारे में जानते हैं। भूमि किसे कहते हैं, ये तो सब जानता है कि भूमि जमीन को कहते हैं। और ये मृदा किसे कहते हैं, तो मृदा मिट्टी को बोलते हैं। मृदा किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। तो मृदा जो है वो कहाँ से आता है, भूमि से, जमीन से। मिट्टी कहाँ से आती है, जमीन से आती है। अगर जमीन से हम थोड़ी सी मिट्टी हटा के अलग कर दें तो वो मिट्टी हो गई, नहीं। और पूरी जमीन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भूमि है। तो उसी के बारे में पढ़ना है हमको आज, भूमि और मृदा संसाधन के बारे में। भूमि और मृदा जो है ये हमारे लिए एक संसाधन है। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भूमि का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो तुम लोग भी जानते हो, कोई और थोड़ा सा कोई भी जिहोश आदमी होगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भूमि का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी का जो बहुत सारा काम ऐसा है जो भूमि से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरत है जो भूमि से पूरी होती है। जैसे रहने के लिए घर हो गया, चलने के लिए मार्ग यानी रास्ता हो गया, फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, तो खेती के लिए ज़मीन हो गया, पशुपालन वगैरह। तो पशु को जो चराने के लिए ले जाते हैं तो चारागाह होता है, वो कहाँ है, ज़मीन पर ही है। उसी तरह से कोई कल कारखाना है, फैक्ट्री है, तो वो ज़मीन पर ही है। या फिर अगर खनिज जो हमको मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, ज़मीन से ही मिलता है। तो ज़मीन पर ही वो है खनिज, यानी खनिज क्षेत्र जो है वो कहाँ है, भूमि पर ही है। उसी तरह से व्यापार का केंद्र हो गया या उद्योग का जो केंद्र है वो कहाँ है, वो सब ज़मीन पर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि जो है ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए भूमि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वही चीज़ यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि भूमि का महत्व। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, बहुत सी आवश्यकताएं भूमि से पूरी होती है। जैसे रहने के लिए घर, आने जाने के लिए मार्ग यानी रास्ता, कृषि के लिए खेत। हाँ, कृषि जो हम करते हैं यानी खेती करते हैं तो वो कहाँ पर है, खेत हमारा कहाँ है, भूमि पर ही है। तो कृषि के लिए खेत, और पशुओं के लिए चारागाह। चारागाह किसे कहते हैं, जहाँ पे पशु को चराया जाता है। पशु को जहाँ चराया जाता है, जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा भैंस है, गायें हैं, तो अपने इलाके में वैसा क्षेत्र नहीं है। चारागाह वाला क्षेत्र अपने इलाके में नहीं है। चारागाह उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा मैदान एक खाली होता है, और उस खाली मैदान में सिर्फ घास वगैरह होता है, झाड़ियाँ वगैरह होती है, जिसको जाकर पशु चरता है। जिनके पास बहुत सारा पशु होता है वो वहाँ अपने पशु को ले जाते हैं और वहाँ पे चराते हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है, पशु का चारागाह कहा जाता है। तो पशु का जो चारागाह है वो कहाँ है, वो भी भूमि पर ही है। उसी तरह से खनिज का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, वो भी भूमि पर है। उद्योग के क्षेत्र वो कहाँ है, वो भी भूमि पर ही है। व्यापार के जो जितने केंद्र हैं ये सब कहाँ है, ये सब भूमि पर ही है। तो ये भूमि देखो, भूमि से हमारी इतनी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भूमि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आगे हम देख लेते हैं कि भूमि हमारे पास उपलब्ध कितना है। कृषि योग्य भूमि पूरी दुनिया में देखेंगे, पूरी दुनिया में भूमि हमारे पास कितना उपलब्ध है। तो पूरी दुनिया में 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। ये नहीं कि पूरी 137 करोड़ भूमि पर खेती की जा रही है, नहीं, की जा सकती है। ऐसी भूमि जिस पे खेती की जा सकती है वो कितनी भूमि है, 137 करोड़ हेक्टेयर पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जब इतनी भूमि है खेती के योग्य, कृषि के योग्य, तो सवाल उठता है क्या सबके पास बराबर है? जितना भी देश है सबके पास बराबर है? नहीं। तो उसका वितरण जो है वो असमान हुआ है। विश्व के 4 ऐसे बड़े देश हैं जिनके पास 137 करोड़ हेक्टेयर की आधी भूमि लगभग सिर्फ 4 देशों के पास है। तो वही चीज यहाँ अगला लिखा हुआ है, देखते हैं कि इसका वितरण कैसे हुआ। तो इसका वितरण हुआ असमान, यानी कुल भूमि का लगभग आधा, कुल भूमि कितना, 137 करोड़ हेक्टेयर जो लगभग भूमि है हमारे पास कृषि के योग्य, उसका आधा लगभग 4 बड़े देशों के पास, 4 बड़े देशों के पास आधी भूमि है।
उसमें अब कौन से देश के कौन से 4 देश हैं और किसके पास कितनी भूमि है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है 16.5%। 16.5% जो है वो रूस और सोवियत गणराज्य से अलग हुए देशों के पास है। तो हम कह सकते हैं, ये यूं कह सकते हो कि रूस के पास जो है ना लगभग इतनी भूमि है। पहले सोवियत गणराज्य था, बहुत बड़ा था, वो सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, वो उसको तोड़कर, वो तो खैर बात की बात है, ये जान जाओ कि वो टूटकर छोटे छोटे देशों में बट गया। तो जो छोटे छोटे देश वहाँ बट गए उनमें उनकी भूमि और रूस की भूमि मिला के, सब मिला के लगभग कितनी है, 16.5% है। कितनी भूमि की, 137 करोड़ हेक्टेयर, यानी पूरी दुनिया में 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। तो इस 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि का 16.5% रूस के पास है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका के पास कितनी भूमि है, तो 13% भूमि है। कितना, किसका 13%? तो जितनी भूमि दुनिया में उपलब्ध है जो खेती के योग्य है, यानी कृषि के योग्य है, उसका 13% अकेले अमेरिका के पास है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत भी पीछे कहाँ रहने वाला है, तीसरे नंबर पर भारत है। भारत के पास कितनी भूमि है, तो 11.9%। हाँ, 11.9% किसका, 137 करोड़ हेक्टेयर का 11.9% भूमि जो है भारत के पास है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है चाइना, यानी चीन। चीन के पास कितनी भूमि है, तो 7.3%। कितना का, 137 करोड़ हेक्टेयर का 7.3% चीन के पास है। इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं कि भारत के रोजगार में, भारत में जो रोजगार है, लोग रोजगार करते हैं। रोजगार क्यों करते हैं, रोजगार किसे कहते हैं, वैसा काम। रोजगार को समझ लो कि रोजगार किसे कहते हैं, वैसा काम जिसके करने से जीवन यापन के लिए लोगों को धन प्राप्त होता है, उसको हम रोजगार कहते हैं। समझ में आई बात। अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं और उससे धन प्राप्त होता है, तो उस काम को हम रोजगार कहते हैं। समझ में आई बात। तो भारत में जो है रोजगार, कृषि जो रोजगार देता है भारत में, वो कितना देता है, 53.8%। 53.8% का क्या मतलब हुआ, अगर 100 आदमी, इसको 54% हम लोग मान लेते हैं, अगर 100 आदमी कहीं पर काम, भारत में 100 आदमी रोजगार कर रहा है, तो उसमें 54 आदमी जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, यानी भूमि से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। और उसी तरह से 13.7% कृषि का योगदान है किसमें, राष्ट्रीय उत्पादन में। राष्ट्रीय उत्पादन जैसे मछली का उत्पादन कहाँ से होता है, समुद्र से होता है, पशुओं का उत्पादन होता है, उसी तरह से कृषि से जो उत्पादन होता है और उसका योगदान जो है किसमें, राष्ट्र के लिए, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय उत्पादन में उसका जो योगदान है वो कितना है, 13.7%। कितना है, 13.7% राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान है। किसका, कृषि का योगदान है। ये भारत की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत में भू संसाधन जो है वो भारत में उसका क्या रोल है, कितनी ज़मीन है भारत में, कितनी ज़मीन पे खेती होती है, कितनी ज़मीन ऐसे ही परती पड़ी हुई है, और किस ज़मीन को परती बोलते हैं, परती कितने तरह का होती है, परती ज़मीन जो होती है वो कितने तरह की होती है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। क्या है भारत में भू संसाधन, कुल भूमि 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। 32.87 करोड़ कुल भूमि किसके पास, भारत के पास। कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 32.87 करोड़ हेक्टेयर कुल भूमि है भारत के पास। और उसके बाद उसमें से 48.83%, कितना, 32.87 करोड़ हेक्टेयर का 48.83% ऐसी भूमि है जिसपे कृषि होती है, उद्योग होता है और बस्ती बनी हुई है। समझ में आई बात, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है उसी भूमि पर कृषि भी हो रहा है, खेती भी हो रही है, उद्योग भी उसी पे लगा हुआ है, और उसके बाद बस्ती जो बनी हुई है वो भी उसी भूमि पर बनी हुई है। उसके बाद 15 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर खेती नहीं होती है। कई कारण उसका हो सकता है कि वहाँ पे खेती क्यों नहीं होती, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है, किस वजह से खेती नहीं हो पाती है कुछ जमीनों पर।
तो इतनी जमीन है। उसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कि भूमि के उपयोग, भूमि के क्या क्या उपयोग है, यानी कि किस तरह से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं इंडिया में, या पूरी दुनिया के लिए भी कह सकते हैं कि इसी तरह से पूरी दुनिया में भूमि का उपयोग हो रहा है। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। तो उसमें सबसे पहले है वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र जहाँ पे जंगल हो या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जंगल लगाया जाना हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जंगल ही जंगल हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ही हो यानी जंगल हो, या नहीं तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जंगल लगाया जाना हो, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन क्षेत्र कहते हैं। तो एक तो उपयोग इस तरह से होता है, वन क्षेत्र के रूप में भूमि का उपयोग हो रहा है। दूसरा उपयोग हो रहा है निवल बोई भूमि। पहला तो हो गया वन के रूप में उपयोग होता है, वन क्षेत्र के रूप में उपयोग होता है भूमि का। दूसरा होता है निवल बोई भूमि। तो वैसी निवल बोई भूमि किसे कहते हैं? वैसी भूमि जिसमें साल भर में एक या एक से अधिक फसलें बजाती हैं। हाँ, साल भर में या साल भर से कम में, नहीं साल भर में। हाँ, तो वैसी भूमि जिसमें साल भर में एक या एक से अधिक फसल उपजाई जा सके, वैसी भूमि को हम क्या कहते हैं? निवल बोई भूमि कहते हैं। तो अपने एरिया का जो क्षेत्र है, अपना जो क्षेत्र है, यहाँ की भूमि कैसी भूमि है? निवल बोई भूमि। अपने यहाँ का जो क्षेत्र है, अपने यहाँ का जो खेत वगैरह है या जमीन है, तो ये कैसी जमीन है? निवल बोई भूमि है, क्योंकि अपने एरिया में एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है। जैसे धान के मौसम में धान हो गया, धान के बाद गेहूं लोग उपजा लेते हैं, या फिर नहीं तो धान के बाद दलहन कर लेते हैं, कुछ लोग मक्का कर लेते हैं, ईख की भी खेती हो जाती है। तो ये एक साल के बीच में ही होती है, ये सारी खेती एक साल के बीच में ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि अपने एरिया जो है, ये हम लोगों का जो एरिया है, तो यहाँ जो खेती हो रही है, यहाँ जो भूमि है, वो कैसी भूमि है? निवल बोई भूमि, जहाँ एक साल में एक से अधिक फसलें, हाँ, एक या एक से अधिक फसलें उगाई जा सके, वैसी भूमि को हम क्या कहेंगे? निवल बोई भूमि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है परती भूमि। तो परती भूमि तो ऐसे भी देहात में लोग बोलते हैं कि परती पड़ा रह गया खेत, नहीं बोलते हैं कि खेत परती पर। जैसे अब की बार है, अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, इसकी वजह से बहुत सारा खेत ऐसे कि खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है। तो वैसी भूमि को हम क्या कहते हैं? परती भूमि कहते हैं। और परती भूमि जो है वो दो तरह की भूमि होती है। एक होती है वर्तमान परती भूमि और एक होती है पुरातन परती भूमि। तो वर्तमान परती भूमि किसे कहते हैं? बताए थे तुम लोगों को। जिस भूमि पर एक साल में और 5 साल में कम से भूमि हुआ। नहीं, तो पुरातन भूमि में चला गया। परती भूमि, वर्तमान परती भूमि उसको कहते हैं कि जिस भूमि पर एक साल या उससे कम समय से खेती नहीं हो रही है। ऐसी भूमि जिस पर एक साल या उससे कम समय से खेती नहीं हो रही, कोई फसल नहीं उपजाया जा रहा है, तो वैसी भूमि को हम क्या कहेंगे? वर्तमान परती भूमि। उसका भी जो एग्जाम्पल है अपना एरिया है। अभी फिलहाल जो अपना एरिया है, तो लगभग एक साल से कोई भी फसल नहीं उगाया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा मौसम ही नहीं रह पा रहा है। लोग यहाँ पर मौसम पर निर्भर हैं कि बारिश होगी तब खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो एक साल या उससे कम समय से अगर खेती नहीं की जा रही है, तो वैसी भूमि को हम क्या कहेंगे? हाँ, वर्तमान परती भूमि। तो यही यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि परती भूमि दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्तमान परती भूमि और दूसरा होता है पुरातन परती भूमि। तो वर्तमान परती भूमि तो समझ में आ गया। पुरातन परती भूमि किसे कहते हैं? तो हाँ, एक साल ठीक है बोलो। या 5 साल से कम समय, एक साल से अधिक और 5 साल से कम समय में जिससे कोई फसल नहीं उगाई जाती। हाँ, तो हड़बड़ा के मत बोलो, आराम से बोलो ना। क्या है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? ऐसी परती भूमि या ऐसी भूमि जिस पर एक साल से अधिक और 5 साल से कम से कोई फसल नहीं उगाई जाती है, नहीं कोई फसल नहीं उगाई गई हो। बैठ जाओ। ऐसी भूमि जिस पर एक साल से अधिक और 5 साल से कम समय में कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो, तो वैसी भूमि को हम क्या कहेंगे? पुरातन परती भूमि कहेंगे। तो उसको आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, कि पुरातन परती भूमि कौन सी भूमि हो सकती है, उसको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे उस दिन भी बताए थे कि दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा है ना, अब केस कर दिया जमीन पर, हाँ 144 धारा उस पर लागू हो गई, तो मालूम हुआ कि उस पर वो खेती नहीं कर सकता। अब ये केस 5 साल तक चल रहा है केस, तो उस 5 साल से तो उस पर खेती नहीं हो रही है, तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे? पुरातन परती भूमि। अब आता है
कि प्रतिभूमि, प्रतिभूमि तो समझ में आ गया, जिसमें फसल नहीं उगाई जाती है उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं। तो प्रतिभूमि के अलावा भी ऐसी भूमि है जिसपे हम फसल उगा सकते हैं लेकिन फसल नहीं उगाते हैं, किसी भी कारण से उस पर हम फसल नहीं उगाते हैं। तो आगे वही चीज लिखा हुआ है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली भूमि, ऐसी भूमि जिसपे हम फसल उगा सकते हैं, उसको हम जोत सकते हैं लेकिन जोत नहीं रहे हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली जो भूमि है वो कौन कौन सी भूमि है। ये सब कृषि योग्य भूमि है लेकिन इसको जोता नहीं जा रहा है, उस पर कृषि नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले अस्थाई चारागाह, चारागाह जहाँ होता है वहाँ पे तो कोई वहाँ पे खेती करता नहीं है क्योंकि वो पशु के लिए होता है। तो अस्थाई चारागाह जहाँ पर बना हुआ है तो उस जमीन को कोई जोतेगा नहीं, वहाँ पे जाके कोई खेती नहीं करेगा। तो एक तो वो जमीन हो गई। दूसरा हो गया बाग बगीचे वाली जमीन। एक तो अस्थाई चारागाह हो गया या उसको चराई भूमि भी कह सकते हैं। और बाग बगीचे वाली, जहाँ जो पार्क बना हुआ है वहाँ पे बाग लगा हुआ है, यानी उसी को बगीचा कहते हैं, बाग बगीचा कह सकते हो। तो उसमें जो है क्या होता है, फूल वगैरह होता है ना, फूल लगा हुआ होता है, घास वगैरह लगे होते हैं, क्यारियाँ बनी होती हैं, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। वहाँ पे जाके लोग क्या करता है, अपने मिजाज को फ्रेश करता है जाके वहाँ पे। अगर किसी तरह का टेंशन है तो अपने एरिया में तो है नहीं पार्क वैसा, अपने एरिया में क्या है, पूरी ज़मीनें पार्क है लगभग। कहीं भी निकल जाओ, नदी की तरफ चले जाओ तो तुम्हारा मिजाज एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसी तरह से शहर में जो रहने वाले लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मिजाज को फ्रेश करने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बाग बगीचे में चले जाते हैं। तो वहाँ बाग वगैरह लगाया गया हुआ रहता है, तो वहाँ जाके अपने मिजाज को फ्रेश करते हैं। तो वो बाग बगीचा कैसी ज़मीन हो गई, जहाँ उसको जोती नहीं जाती है। प्रतिभूमि के अलावा वो जो ज़मीन है, प्रतिभूमि को तो जोती ही नहीं जाती, वहाँ से तो फसल निकाला नहीं जाता है। उसके अलावा ऐसी भूमि जहाँ से फसल हमको नहीं मिल पाता है, उस भूमि की बात हो रही है। तो उस भूमि में एक तो हो गया अस्थाई चारागाह, दूसरा हो गया बाग बगीचे वाली जो भूमि होती है वो वाली भूमि। और कृषि योग्य वह भूमि जो किसी कारण से 5 वर्षों से अधिक से परती पड़ी हुई हो। कोई भी ऐसी ज़मीन है जो 5 वर्षों से अधिक से परती पड़ा हुआ है, तो वैसी भी ज़मीन है जो हमारे यूज़ के लिए तो है, यानी कि यूज़ कर सकते हैं उसका, अगर आदमी चाहे तो वहाँ से कृषि करके फसल को निकाल सकता है। लेकिन 5 वर्षों से अधिक से वो क्या है कि वहाँ पे खेती वगैरह नहीं की जा रही है। तो वैसी ज़मीन, वही जो पहले अभी मिसाल दिए कि 2 भाइयों में अगर झगड़ा हो गया तो वैसी ज़मीन हो सकती है। या ऐसी नीची ज़मीन जहाँ पे 5 वर्षों से अधिक से पानी लगा हुआ है तो वो ज़मीन दलदली हो जाती है, वहाँ पे भी फसल नहीं निकालता है लोग। तो एक वैसी ज़मीन हो गई। उसके बाद है अकृषि भूमि। अभी देखो हम लोग क्या क्या पढ़े कि भूमि का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं। एक करते हैं वन क्षेत्र के रूप में, ये समझ में आ गया। दूसरा करते हैं निवल बोई भूमि के रूप में। तीसरा है कि प्रतिभूमि के रूप में है। चौथा क्या है कि प्रतिभूमि के अलावा जो ऐसी भी जमीन है जिसको हम नहीं जोतते हैं वो भी भूमि है, वो भी भूमि का उपयोग ही हम कर रहे हैं। अभी तो भूमि का उपयोग ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद है 5वें नंबर पे आता है अकृषि भूमि। तो ये कैसी भूमि है अकृषि भूमि? वैसी भूमि जहाँ पे कृषि नहीं होती है उस भूमि को हम अकृषि भूमि कहते हैं। नहीं होती है का मतलब ये कि वहाँ पे अगर हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते वहाँ पे। जैसे बंजर भूमि, बंजर भूमि पे अगर हम कुछ फसल चाहे उसकी हम जितनी भी सिंचाई कर दें उसमें फसल नहीं उगा सकते। अब उसके बाद जैसे जहाँ पे मकान बना हुआ है, भवन बना हुआ है, वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। सड़क बनी हुई है, उस सड़क पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, है ना। उस तरह की जमीन है। कल कारखाने जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे खेती नहीं कर। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि अकृषि भूमि की तरह, अकृषि भूमि के रूप में भी भूमि का उपयोग होता है। तो वो कौन सी भूमि होती है? बंजर या व्यर्थ भूमि। बंजर भूमि पे हम फसल नहीं कर सकते, व्यर्थ भूमि पे भी हम फसल नहीं करते हैं। उसके बाद है भवन निर्माण। तो भवन निर्माण के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। कल कारखाने हैं उसके लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। सड़क है तो सड़क के लिए भी हम किस चीज का उपयोग करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं। तो इतना हो गया। इसका अगर आप लोग चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।